गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चेंज ओवर द ब्रॉड रेंज। जो फिजिकल क्वांटिटी का कुछ मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत सारे रेंज से क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं एसआई प्रीफिक्सेस। तो कुछ प्रीफिक्सेस यहाँ दिया हुआ है, हम लोग उसको टेबल के अनुसार डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट प्रीफिक्स है 10⁻15 को बोला जाता है पेटा, जिसको हम पी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह 10⁻12 को बोला जाता है टेरा, जिसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10⁻9 को गीगा बोला जाता है, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻6 को मेगा बोला जाता है, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻3 को किलो बोला जाता है, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻2 को हेक्टो बोला जाता है, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻1 को डेका बोला जाता है, जिसको हम डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻1 को डेसी बोला जाता है, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻2 को सेंटी बोला जाता है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻3 को मिली बोला जाता है, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻6 को माइक्रो बोला जाता है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻9 को नैनो बोला जाता है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻12 को पिको बोला जाता है, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻15 को फेंटो बोला जाता है, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1 kg इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻3 ग्राम। 1 मेगावाट इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻6 वाट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻2 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻6 मीटर। 1 नैनो फराड इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻9 फराड। अब हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस क्या होता है? द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड to obtain the unit of a given physical quantity. The unit of fundamental quantities are expressed by the following notation to be calculate the dimension of physical quantity. देखिए, डायमेंशन क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, बेसिकली डेराइव्ड क्वांटिटी को, अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में अगर हम उसको लिखते हैं तो उसको हम डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लेंथ को हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल एल से, मास को एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल एम से, टाइम को एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल टी से, टेम्परेचर को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग कैपिटल के से, करंट को एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल आई से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं सी डी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग मोल से। अब अगर हम डायमेंशंस का बात करें तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ का बात कर रहा है तो उसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अपॉन में टाइम इंटू टाइम इज इक्वल टू हो गया टाइम का स्क्वायर, जिसको हम टी के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम डायमेंशंस के रूप में LT-2 लिखेंगे। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे डायमेंशन फार्मूला फॉर एरिया। एरिया का अगर हम बात करें तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को भी हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ होता है तो उसको भी हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। एल इंटू कैपिटल एल इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर, यानी कि अगर हम डायमेंशन फार्मूला का बात करें तो एल स्क्वायर m⁻0 t⁻0 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे मास का वैल्यू 0 है, टाइम का वैल्यू भी 0 है, इसीलिए हम मास का जो पावर है उसको 0 रखें और टाइम का पावर को भी हम 0 रखें। अब हम आगे बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला फॉर स्पीड। क्योंकि हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम।
डिस्टेंस एक तरह का लेंथ होता है, उसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपॉन में कैपिटल टी हो जाएगा। तो स्पीड का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो होगा एल टी माइनस वन। उसी तरह अगर हम डायमेंशन फार्मूला डेंसिटी का बात करें तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास का जो यूनिट होता है, मास को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, यानी कि एल क्यूब हम उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी का बात करें तो वो एम एल टू द पावर माइनस 3 होगा। अब हम बात करेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स का। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस टू होता है। तो दोनों को अगर हम मिला दें तो फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला बनेगा वो एम एल टी माइनस टू बनेगा। उसी तरह अगर हम बात करें न्यूटन का, प्रेशर का, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है एम एल टी माइनस टू, अपॉन एरिया का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो एल स्क्वायर होगा। दोनों को अगर मिला दें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इस तरह से हम किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डेराइव्ड क्वांटिटी को लिख सकते हैं, और यही उसका डायमेंशन फार्मूला कहलाता है। अब हम यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो क्या क्या यूज है डायमेंशनल इक्वेशन का, सबसे पहले वो देखते हैं। फर्स्ट यूज जो है वो क्या है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्शन ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। इससे हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। उसी तरह दूसरा यूज क्या है, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा जो यूज है वो है टू इस्टेब्लिश द रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। हम इसको दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे फोर्स का रिलेशन मास और एक्सेलरेशन के साथ होता है। तो ये डायमेंशन इक्वेशन हमको रिलेशन भी बतलाता है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन होता है, अगर हम इस प्रिंसिपल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फॉर एन इक्वेशन टू बी डायमेंशनली करेक्ट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन एल एच एस मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन आर एच एस। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई टर्म जो है, कोई इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो एल एच एस का पार्ट है डायमेंशन में वो मस्ट इक्वल होना चाहिए आर एच एस के पार्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो डायमेंशनली दोनों साइड से इक्वल है या नहीं। तो जैसे u यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, s यहाँ पे डिस्टेंस है, ट्रेवल इन टाइम t। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं s इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s यानी कि डिस्टेंस है तो उसको हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू टी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल टी माइनस वन इंटू टी से, प्लस में ए टी स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर से। तो अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल प्लस कैपिटल एल हो जाएगा, यानी कि एल इज इक्वल टू टू इंटू कैपिटल एल हो जाएगा। यानी कि हम इसको कैपिटल एल का डायमेंशन बराबर कैपिटल एल लिख सकते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट टू वगैरह आ रहा है वो कांस्टेंट है। तो डायमेंशन के केस में वो सारे जो हैं कांस्टेंट को नहीं लिया जाता है, इसीलिए अगर हम बात करें इस इक्वेशन की तो वो डायमेंशनली करेक्ट है, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है, और इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के। क्या क्या लिमिटेशन हो सकता है। फर्स्ट लिमिटेशन होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। डायमेंशनलेस क्वांटिटी को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड।
हम किसी भी कांस्टेंट को यहाँ पर नहीं लेते हैं। जैसे हम लोग पिछले इक्वेशन में देखे थे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो यहाँ पे हाफ जो है वो क्या था, एक कांस्टेंट था, तो हमने उसको कांस्टेंट को इस मेथड में अप्लाई नहीं किया, तो इससे हमको कोई भी कांस्टेंट कितना उसमें ऐड हुआ है ये पता नहीं चल पाता है। तो ये एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। दूसरा लिमिटेशन क्या है, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो मेथड है वो ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वो सारे कांस्टेंट के टर्म में हो जाते हैं और उसको ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। थर्ड जो लिमिटेशन है वो है, इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द मोर देन 3 फैक्टर्स देन रिलेशन अमॉन्ग देम कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। अगर 3 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है अगर फिजिकल क्वांटिटी, तो ये उसको भी इस्टेब्लिश नहीं कर पाता। चौथा जो लिमिटेशन है वो क्या है, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू डेराइव इक्वेशन इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये मेथड का यूज करके हम किसी भी इक्वेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन को हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो लिमिटेशन है वो क्या है, इफ़ डायमेंशंस आर गिवन द फिजिकल क्वांटिटी में नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव some dimensions. For example, if the dimensional formula for a physical quantity is L square m t minus 2, then the quantity may be work or energy or torque. मतलब अगर मान लेते हैं हमारे पास सेम डायमेंशन के 2-3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, यानी कि वर्क का भी डायमेंशन सेम होता है, एनर्जी का भी डायमेंशन सेम होता है और टॉर्क का भी डायमेंशन एल स्क्वायर एम टी माइनस 2 होता है, तो इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होता है, तो हम डायमेंशन देख करके ये नहीं बता सकते कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का बात कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन की तरह काम करता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है, मतलब हम डायमेंशन फार्मूला की बेसिस पे ये पता नहीं लगा सकते कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला दिया हुआ है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।